हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैकेनिक्स में आगे हम पढ़ते हैं बल के बारे में। आज हम बात करेंगे फोर्स की। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन कि बल की डेफिनेशन क्या होती है। बल कहते किसे हैं? बल होता क्या है? एक चीज़ रखी हुई है किसी जगह पर, स्थिर है, हम इस पर धक्का मारते हैं तो ये क्या होता है? आगे चली जाती है, ठीक है। या फिर हम इसे धक्का मारने के बजाय अपनी ओर खींचते हैं तो ये क्या होती है? हमारी ओर चली जाती है। तो ये जो धक्का है या ये जो खिंचाव है जिससे किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो बल की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जिसकी वजह से किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। या तो वस्तु चल रही होती है तो रुक जाती है, और रुकी हुई है तो चलने लगती है। जैसे अगर कोई चीज़ चल रही है, एक बच्चे की गाड़ी थी, छोटे बच्चे की गाड़ी थी, वो आपकी ओर आ रही है, आपने यहाँ पर उंगली लगा दी, छोटी सी गाड़ी थी, रुक गई बच्चे की, ठीक है। तो आपने क्या किया? एक धक्का उसको लगाया या एक बल आरोपित किया, ठीक है, एक प्रयास किया। तो बल क्या है? बल वही धक्का या वही प्रयास है जिसकी वजह से किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी चलने की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं डस्टर लेने गया था। तो बल की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब बल के बाद हम देखेंगे कि जो बल है वो कितने तरीके का होता है। एक होता है संपर्क बल। संपर्क बल का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ को हाथ लगाना पड़ेगा, आपके शरीर की ताकत इस्तेमाल होगी, आपके शरीर की पेशियां इस्तेमाल होंगी किसी चीज़ को रोकने में। इसको संपर्क बल या पेशीय बल कहते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी चलती हुई आ रही है या फिर कोई चीज़ ऐसी थी जो चलती हुई आ रही थी, आपको उसको रोकना था, ठीक है, और आपने उसको रोका, तो आपने अपनी मांसपेशियों का बल लगाया, यानी आपने उस चीज़ को संपर्क किया, आपका संपर्क उस चीज़ से हुआ, तभी वो वस्तु रुकी। तो ऐसे बल को पेशीय बल या संपर्क बल कहते हैं, ठीक है। एक संपर्क बल होता है और एक होता है असंपर्क बल। असंपर्क बल में क्या होता है? असंपर्क बल में एक चीज़ दूसरी चीज़ पे बल लगाए बिना, उसको टच किए बिना, बल लगाए बिना नहीं, टच किए बिना उस पे बल लगा सकती है, उसको धक्का दे सकती है या उसको अपनी ओर खींच सकती है। तो ऐसा कहीं पर भी होता है अगर, तो उस तरह की जगह पर, उस जगह पर जो बल काम करता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? असंपर्क बल, ठीक है। जैसे एक चुंबक है, आपने चुंबक देखी होगी, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है, नॉर्थ है, साउथ है। अगर आप चुंबक के नॉर्थ को, एक चुंबक के नॉर्थ को दूसरे चुंबक के साउथ की ओर लाएं, उसको टच ना कराएं, फिर भी क्या होता है? ये साउथ इसको अपनी ओर खींचता है और ये जुप से इधर आकर के टच हो जाती है। तो बिना टच कराए ही एक बल जो अनुभव कर रहा है चुंबक, वो क्या है? असंपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर किसी चीज़ को दूसरी चीज़ को टच किए बिना ही उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का मौका मिल जाए, वहाँ पर क्या होता है? असंपर्क बल होता है। तो चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, ये सारे के सारे बल ये असंपर्क बल होते हैं। चुंबकीय बल असंपर्क बल की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई असंपर्क बल की, इस असंपर्क बल का उदाहरण ये चुंबक वाला। इसके अलावा असंपर्क बल का उदाहरण कौन सा हो सकता है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने पढ़ा था कल। गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है? कोई भी चीज़ जो ऊपर गई है, जो ऊपर गई है, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच लेती है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो क्या गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी जब उस चीज़ को खींचती है अपनी ओर, तो क्या पृथ्वी उस चीज़ को टच करती है? नहीं, वो चीज़ ऊपर है, ऊपर से नीचे गिरेगी, ठीक है, बिना टच किए। बिकॉज जो अर्थ है, इट हैज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा कोई भी फोर्स जो बिना टच किए किसी चीज़ को अपनी ओर खींचे, वो कैसा फोर्स हो गया? असंपर्क बल। तो गुरुत्वीय बल कैसा हो गया? गुरुत्वाकर्षण का बल कैसा हो गया? असंपर्क बल हो गया। ये सब याद रखिएगा, बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, तो वहाँ पर टिक करते समय या फिर गोले काले करते समय क्या होता है? प्रॉब्लम हो जाती है, सोच में पड़ जाते हैं कई बार। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है और क्वेश्चंस भी सिंपल ही आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअली क्लियर ना होने की वजह से हम सोचने लगते हैं कि ये तो संपर्क बल है या नहीं है, क्या है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसी वजह से होती हैं। तो चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल, ये सारा का सारा कैसा बल होता है? आपका असंपर्क बल होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है?
एक स्थिर विद्युत बल होता है। ठीक है, स्थिर विद्युत बल क्या होता है? अगर एक आवेश है यहाँ पे रखा हुआ है, उस पर प्लस हो या यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है माइनस हो, अलग अलग आवेश हैं दो वस्तुओं पे, तो जो दो आवेशित वस्तुएं अगर आसपास एक दूसरे की रखी जाती हैं तो इन पर भी एक बल काम करता है आपस में। आवेशित वस्तुएं, जैसे आवेशित कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने अगर पढ़ा हो साइंस में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है उसको बनाने के बारे में बताया जाता है। ये कैपेसिटर बनता कैसे है, कैसे उस पर चार्ज आ जाता है। एक कैपेसिटर दूसरे के सामने रखा हुआ है, दो प्लेट्स रखी हुई हैं, वो पूरी की पूरी दोनों प्लेट्स को मिला करके कैपेसिटर कहते हैं। तो एक प्लेट पे अलग आवेश होता है, दूसरे प्लेट पे अलग आवेश होता है। इसकी वजह से उसके बीच में एक जो है इन दो आवेशित क्षेत्रों में एक बल उत्पन्न हो जाता है। तो जब आवेश एक दूसरे के आसपास रखे होते हैं तो उनके बीच में भी एक बल लगता है। इस बल को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ये बल भी क्या है? एक असंपर्क बल है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से बल असंपर्क बल हैं और कौन कौन से बल संपर्क वाले बल हैं। दोनों के बारे में आपको लिखने को कहा जा सकता है। तो ये विद्युत चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, ये सब के सब क्या हैं? ये असंपर्क बल हैं। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम बात कर रहे थे, गुरुत्व बल के बारे में। तो गुरुत्व बल को लेकर के कई बार क्या होता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण यानी दो वस्तुएं जो ब्रह्मांड में कहीं पर भी स्थित हैं, वो दोनों एक दूसरे पे बल आरोपित करती हैं। वो बल किस तरह से निकाला जाता है, कितना आरोपित कर रही हैं, उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? G = Fg। ये Fg है जो फोर्स है जो दो वस्तुओं के बीच में लग रहा है। अगर दो वस्तुएं हैं, एक का m1 है द्रव्यमान और दूसरे का द्रव्यमान m2 है, तो ब्रह्मांड में ये स्थित हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर आपस में बल लगाती हैं। और ब्रह्मांड में हर चीज़ आपस में एक दूसरे को किसी न किसी बल से बांधे हुए है। जैसे पृथ्वी है वो सूर्य से भी किसी न किसी बल से बंधी हुई है। ठीक है, तो ये बल जो होता है ये कैसे निकाला जाता है, कितना बल लग रहा है? तो उसका एक फॉर्मूला है, Gm1 × m2/r²। r क्या है? दोनों के बीच की दूरी है। m1 द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान है दूसरी चीज़ का, और g क्या है? ये कैपिटल G एक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये g की वैल्यू होती है। तो अगर आपको पृथ्वी का द्रव्यमान पता है और चंद्रमा का द्रव्यमान पता है, तो पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर कितना बल लगाया जा रहा है, ये आप इस फार्मूले में रख करके निकाल सकते हो। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी पता है तो आप निकाल सकते हो। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये है, पृथ्वी चंद्रमा को कितने बल से अपनी ओर बांधे हुए है, किस बल से अपनी ओर बांधे हुए है, जिस बल से वो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उस बल के परिमाण की गणना कीजिए तो वो ऐसे निकलेगा। g की वैल्यू रखोगे आप उसमें, m1 पृथ्वी का द्रव्यमान रखोगे, m2 चंद्रमा का द्रव्यमान रखोगे और दोनों के बीच की दूरी ये रखोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे। जब इतना आप करोगे तो जो बल आएगा, जितने न्यूटन का बल आएगा, वही उतने न्यूटन के बल से पृथ्वी चंद्रमा को बांधे हुए है, उस बल की वजह से ही वो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, जिस बल से वो बंधा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक, तो ये दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, आकर्षण बल के बारे में बात करता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें, ठीक है, कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय बल है, जिसको हम G से दिखाते हैं, G जो है गुरुत्वीय बल के लिए दिखाया जाता है, G = Gm/r²। यहाँ पर m2 क्यों नहीं रखा? ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर आप खड़े हो कहीं पर, यहाँ से किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो, कितना ऊपर फेंक लोगे? उसका द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा है। आपने कोई गेंद फेंकी जिसका द्रव्यमान m2 था और m1 पृथ्वी का द्रव्यमान है, और m1 इतना ज़्यादा बड़ा है m2 से, आप सोच के देखिए आपकी गेंद का वजन क्या पृथ्वी के वजन से ज़्यादा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उसके बराबर, उसका आधा चौथाई या मतलब लाखों करोड़ों की जो है तुलना अगर हम करें, उसमें जा करके हमारी गेंद का, छोटी सी गेंद का, क्रिकेट की गेंद का वजन आएगा। तो पृथ्वी के वजन की तुलना में ये जो वजन है गेंद का m2, ये बहुत कम है। इसी वजह से
इस फॉर्मूले में जहाँ पे जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर लिखा जाता है, इसमें m2 जो होता है ये बहुत छोटा होने की वजह से इसको क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है। तो ये जी m बाई आर स्क्वायर, और पृथ्वी की त्रिज्या है कितनी है, आप देख करके बताइएगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। अगर इस फॉर्मूले में आप g की वैल्यू रखें 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और m की वैल्यू, पृथ्वी का द्रव्यमान, आप गूगल से सर्च करिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान आप रखें, और नीचे आर स्क्वायर, पृथ्वी की त्रिज्या, ये भी गूगल से सर्च करके आप उसका स्क्वायर कीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कितना, 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतनी वैल्यू आपकी आएगी, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर इतनी आएगी, इतना जो है उस पर केजी स्क्वायर, इतना उस पर बल लगेगा। तो 9.8 ही हमारा मात्रक है, ठीक है, 9.8 ही हमारा क्या है, मात्रक है उसका, मात्रक कह रहा हूँ, उसका परिमाण है 9.8 का ही तो वैल्यू का गुणा करते हो आप जब किसी वस्तु का बाहर निकालते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है 9.8 इसी फॉर्मूले में रख के निकाली गई है। यहाँ पे r पृथ्वी की त्रिज्या ली गई है, क्योंकि कितनी ऊंचाई फेंकोगे, पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना उसकी तुलना में, रेडियस की तुलना में वो ऊंचाई भी बहुत ही कम है, उसको भी जीरो, मतलब उसको भी नगण्य मान सकते हो, जीरो मान सकते हो, उसको लेना ही नहीं है। तो r प्लस जीरो हो गया। यहाँ पर m2 जो है वो कुछ है ही नहीं, जीरो नहीं है, लेकिन इसकी तुलना में बहुत कम है, इसलिए उसको लिया नहीं गया है, उसको जीरो नहीं किया गया, नहीं सब जीरो हो जाता। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब तुलना में कोई चीज़ बहुत कम होती है तो उसको लेते नहीं हैं, उसको जीरो नहीं कर देते, जीरो कर दोगे तो सब जीरो हो जाएगा, जीरो तो हो नहीं सकता, इसलिए ऐसा है। तो अगर इस फार्मूले में आप रखेंगे तो आपको g की वैल्यू इतनी आ जाएगी जितनी हम जानते हैं, 9.8, ठीक है। अब जरा देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब गति के जो नियम थे उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आज के चैप्टर में गति के नियम पर ही हम सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे। गति के जो नियम हैं वो वेग के समीकरण हैं। वेग यानी एक सदिश राशि जिसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। अगर किसी चीज़ का प्रारंभिक वेग v था, u था, और उसका अंतिम वेग v है, किसी समय में उसका वेग u था और अब v है, वेग यानी जिसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, और ये कितने समय बदल गया, t टाइम में बदल गया। जब ये t टाइम में बदल गया, t वॉज द टाइम, इस t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। अगर कोई कहता है कि u पहला वेग था, v दूसरा वेग था, और t टाइम में वेग u से v हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, वेग के परिवर्तन की दर क्या है, v माइनस यू बाई टी है, और वेग के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं, यानी त्वरण। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आएगा, और दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सो वो जो इक्वेशन था वो था गति का पहला समीकरण, जिसको हम कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये सीधी रेखा में जो ज़मीन पे चीज़ें चलती हैं उसके लिए है। अगर किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकें या ऊपर से नीचे आए तो गुरुत्वाकर्षण के अंदर काम करती है, और गुरुत्वाकर्षण वाले समीकरण में a की जगह क्या लिखोगे, g लिख दोगे आप, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी। ये कब है, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरे, और v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी कब, जब नीचे से ऊपर जाए। नीचे से ऊपर जाने पे माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पे त्वरण क्या करता है, वो त्वरण जो है उसको खींचता नहीं, उसको खींचने की वजह से क्या करता है कि उसकी जो ऊपर जाने की गति है उसको हल्का करता जाता है, क्योंकि वो खींचने की कोशिश करता है नीचे, तो ऊपर जाते जाते उसकी गति कम हो जाती है, तो वहाँ पे त्वरण मंदन की तरह काम कर रहा है, इसलिए वो उसको स्लो कर रहा है, इसलिए वहाँ पे माइनस लगाते हैं, जहाँ पे स्लो कर रहा है वहाँ माइनस लगाते हैं। ये पहला इक्वेशन है, और इसी तरीके से आप इसको उसमें रख करके अपने अलग अलग फार्मूले में रख करके, चाहे जैसे भी आपका क्वेश्चन हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये वाला इक्वेशन भी u माइनस ए टी तब होगा जब कोई चीज़ आगे बढ़ रही है लेकिन उसकी गति बढ़ नहीं रही है, समय के साथ कम हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस ए टी लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। अब एक इक्वेशन और है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ये क्या है, t सेकेंड में चली गई दूरी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये t सेकेंड में चली गई दूरी है, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं प्रूव नहीं करने जा रहा कि ये कैसे आया। अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये पूछा नहीं जाने वाला क्योंकि एग्जाम्स में कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, आप समझ जरूर लीजिए ये कैसे आता है, लेकिन हमारे वीडियो के स्कोप में मैंने उसको नहीं रखा है क्योंकि इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, आप खुद भी समझ सकते हैं कैसे हुआ ये। ठीक है, तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v की वैल्यू यानी आखिरी वेग, u की वैल्यू यानी प्रारंभिक वेग। शुरुआत में जो वेग था और अंत में जो वेग था वो हमें पता करना है। शुरुआत में वेग था अगर किसी ने दिया है, उसने ये बता दिया है कि त्वरण इतना था, उसने ये बता दिया है कि दूरी इतनी तय की, इतनी चीज़ें अगर मिल गई और वो पूछ रहा है कि आखिरी वेग क्या था, तो आप इस फॉर्मूले में रखोगे और अपना काम कर दोगे। जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर g हो जाएगा अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हो धरती से, या फिर ऊपर से नीचे फेंक रहे हो धरती की ओर, तो वहाँ पर प्लस और माइनस g हो जाएगा, डिपेंडिंग कि आप ऊपर फेंक रहे हो और नीचे फेंक रहे हो। अगर आप ऊपर फेंक रहे हो तो माइनस g, नीचे फेंक रहे हो तो प्लस g हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2gs या फिर माइनस 2gs ऐसे हो जाएगा। अगर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है तो माइनस, ऊपर जा रही है तो माइनस, नीचे आ रही है तो प्लस। तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा। इन पे बहुत से न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे जाते हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम में तो नहीं, लेकिन जो एसएससी रेलवेज़ का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। और कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा नई तो इस पर कुछ इक्वेशंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।